गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपसे उत्सर्जन संबंधित रोगों पर आपसे चर्चा की, जिसमें हमने सबसे पहले डिजीज पर आपसे बात की थी यूरेमिया रोग के बारे में, और आपको बताया जब मानव के रक्त में जब यूरिया की मात्रा 10 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रुधिर से अधिक हो जाने पर मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? यूरेमिया रोग हो जाता है। ठीक है। और यूरिया जब अधिक मात्रा में संचित हो जाता है, रक्त में जब यूरिया की मात्रा अधिक संचित हो जाती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। दूसरा रोग हमने आपको पढ़ाया था गाउट रोग। गाउट एक प्रकार का जेनेटिकल डिजीज हमने आपको बताया था। और इस गाउट रोग के अंदर क्या होता है कि मनुष्य के अंदर यूरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और वो यूरिक अम्ल जो होता है वो मनुष्य की संधियां, जो जॉइंट्स होते हैं, साथ में मनुष्य के जो वृक होते हैं, उन वृकों के अंदर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, जिसे गाउट रोग कहते हैं। ये गाउट रोग जो होता है मुख्य रूप से निर्जलीकरण के कारण, ठीक है, उपवास के कारण या डायूरेटिक कारणों के कारण गाउट रोग उत्पन्न होता है। किडनी स्टोन के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया जब मनुष्य के वृक में यूरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मनुष्य के रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको हमने बताया था कि यूरिक जो अम्ल होता है उसके क्रिस्टल जो होते हैं वो वृक श्रोणी, ठीक है, वृक जो श्रोणी होती है, ठीक है, वृक जो श्रोणी होती है उस वृक श्रोणी के अंदर यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, फास्फेट के कण होते हैं, ये क्या है? पथरी के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को मूत्र त्यागते समय क्या होता है? कठिनाई आती है और उनको क्या होते हैं? पेन भी होता है, दर्द भी होता है। हमने आपको बताया था ग्लाइकोसूरिया, या उसको हमने बताया था डायबिटीज मेलाइटिस रोग के बारे में आपसे बात की थी। और आपको हमने डायबिटीज मेलाइटिस रोग में बताया था कि जब मनुष्य के अंदर इंसुलिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और मूत्र में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो मनुष्य की क्या हो जाती है? मनुष्य जो होता है वो बार बार मूत्र उत्सर्जन के लिए जाता है, ठीक है, मूत्र त्यागने के लिए जाता है। उसके बाद हमने आपको डिस्यूरिया बताया। डिस्यूरिया बताया था कि मनुष्य को क्या है? मूत्र त्यागते समय दर्द होता है, जिसे क्या कहा जाता है? डिस्यूरिया, ठीक है। देखिए पॉलीयूरिया में मैंने आपको बताया, पॉलीयूरिया को बहुमूत्रता रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो नेफ्रॉन होते हैं वो जल का पुनरावशोषण नहीं कर पाते, जिससे मूत्र का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मूत्र का आयतन बढ़ने पर मनुष्य जो होता है वो बार बार मूत्र त्यागने के लिए जाता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था किसके अंदर? पॉलीयूरिया या बहुमूत्रता रोग के अंदर आपको बताया था। अब हम जो शेष रोग रह गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ में आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हीमोडायलिसिस या रुधिर अपवन पर आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीमोडायलिसिस एंड रिमेनिंग डिजीज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। हाँ भाई, देखिए नेक्स्ट डिजीज पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए डायबिटीज इंसिपिडस रोग एक विशेष प्रकार का रोग है। ये हमारा 10वां रोग है जिस पर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। मानव के शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं और उनमें एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है,
मानव के शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है और पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एडीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एडीएच हार्मोन स्रावित होता है। एडीएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं, ए फॉर एंटी, ए फॉर एंटी, डी फॉर डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक, एच फॉर होता है हार्मोन, एच फॉर हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको, ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होती है उससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एडीएच हार्मोन या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। देखिए एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की स्राव जब मनुष्य के शरीर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि एडीएच हार्मोन का जब स्राव मनुष्य के शरीर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैंने आपको बताया मनुष्य का जो वृक्क नेफ्रॉन होता है, यानी कि मनुष्य की वृक्क नलिका या नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन के अंदर आपको मैंने दो बातें बताई। नेफ्रॉन की संरचना को 6 भागों में बांटा गया है, मेलपिगियन का है, ग्रीवा समीपस्थ कुंडलित का है, हैनले लोब, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका। तो यहां पर क्या होता है, जब पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्रावण होता है, एडीएच हार्मोन का जब स्राव मनुष्य के शरीर में कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। एडीएच हार्मोन का स्राव कम होने पर दूरस्थ कुंडलित नलिका, कौन सी नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसको मैंने शॉर्टली आपको बताया था डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और दूसरी नलिकाएं होती हैं संग्रह नलिका जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जब पीयूष ग्रंथि से स्रावित एडीएच हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो दूरस्थ नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका में जल का अवशोषण कैसा है, नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जल का अवशोषण नहीं होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, जल का अवशोषण नहीं होता है। जल का अवशोषण कब नहीं होता है, जब मनुष्य के शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एडीएच हार्मोन की मात्रा कम होने पर मनुष्य के अंदर जल का अवशोषण किनके द्वारा कम हो जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका के द्वारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे जल का जब अवशोषण कम हो जाता है तो आपको हम बताते हैं मूत्र का जो आयतन होता है, यूरिन का जो आयतन होता है, यूरिन की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो यूरिन का आयतन जो है, यूरिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। और मैंने आपको बताया जब भी मनुष्य के शरीर में मूत्र की मात्रा बढ़ेगी, यूरिया का आयतन बढ़ेगा, यूरिन का आयतन बढ़ेगा, मूत्र का आयतन बढ़ेगा, ठीक है, मूत्र का आयतन बढ़ेगा तो मनुष्य जो होगा वो मूत्र त्यागने के लिए बार बार क्या है, जाता रहेगा। अर्थात मनुष्य जो होता है वो बार बार मूत्र त्यागने के लिए क्या है, जाता है। तो मूत्र त्यागने के लिए कैसे जाएगा, वो बार बार मूत्र त्यागने के लिए जाएगा। तो इस रोग को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जब मनुष्य के अंदर एडीएच हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिकाओं से जल का अवशोषण नहीं होता है, जिससे मूत्र का आयतन कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, जिससे मनुष्य मूत्र त्यागने के लिए बार बार जाता है, जिस रोग को डायबिटीज इंसिपिडस रोग के नाम से क्या है, जाना जाता है, ठीक है। देखिए दूसरा हम जो नेक्स्ट डिजीज पर बात कर रहे हैं, ये हमारी 11th डिजीज है जिसका नाम है प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन प्लस यूरिया, अगर इसका संधि विच्छेद करें, देखो मैं लिख रहा हूं प्रोटीन्यूरिया, ये प्रोटीन और यूरिया का अर्थ होता है यूरिया, ठीक है। यूरिया का अर्थ यहां पर क्या होगा, मूत्र होगा। अर्थात मनुष्य के द्वारा, मनुष्य का जो मूत्र होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा, मनुष्य के मूत्र में जब प्रोटीन की मात्रा सामान्य से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मनुष्य के मूत्र में किसकी मात्रा, प्रोटीन की मात्रा
सामान्य से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो इस प्रकार के रोग को क्या कहा जाता है, प्रोटीन्यूरिया कहा जाता है। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, मनुष्य के मूत्र में जब प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाए, किससे हो जाए, सामान्य से अधिक हो जाए, तो इस प्रकार के रोग को क्या कहा जाता है, प्रोटीन्यूरिया कहा जाता है। ठीक है, देखिए प्रोटीन्यूरिया के बाद आता है हमारा नेक्स्ट डिजीज है जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया। एल्ब्यूमिन यूरिया, देखिए वही सेम है। एल्ब्यूमिन का अर्थ होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। यूरिया का अर्थ यहाँ पे हम बात करेंगे मूत्र के बारे में। जब मनुष्य के मूत्र में यूरिन के अंदर किसकी मात्रा, एल्ब्यूमिन की मात्रा सामान्य से कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। जब मनुष्य के मूत्र में एल्ब्यूमिन की मात्रा सामान्य से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो इस प्रकार के रोग को एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि एल्ब्यूमिन यूरिया किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे मानव के मूत्र में जब एल्ब्यूमिन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाए तो उसे एल्ब्यूमिन यूरिया कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट डिजीज पर हम बात कर रहे हैं। 13th डिजीज है जिसको हम बोलते हैं कीटोन्यूरिया। देखिए नाम से स्पष्ट लगा, कीटो का अर्थ होता है कीटोन। कीटो का अर्थ क्या होता है, कीटोन। यूरिया का अर्थ होता है मूत्र यहां पे। ठीक है, जब मनुष्य के मूत्र में कीटोन का, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एसिटो एसिटिक अम्ल। कीटोन कौन सा हो सकता है, एसिटो एसिटिक अम्ल, एसिटो एसिटिक अम्ल। ठीक है, जब मनुष्य के मूत्र में कीटोन काय जैसे एसिटो एसिटिक अम्ल आदि की मात्रा कैसी हो जाए, अधिक हो जाए। ठीक है, एसिटो एसिटिक अम्ल की मात्रा कैसी हो जाए, अधिक हो जाए, तो इस प्रकार के रोग को कीटोन्यूरिया रोग कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि कीटोन्यूरिया रोग किसे कहते हैं, जब मनुष्य के मूत्र में कीटोन काय जैसे एसिटो एसिटिक अम्ल की मात्रा कैसी हो, अधिक हो जाए, कैसी हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, कीटोन्यूरिया रोग के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कीटोन्यूरिया रोग के नाम से जाना जाता है। अगला है हीमेटोयूरिया। ये 14th डिजीज है जिस पर हम बात कर रहे हैं, हीमेटोयूरिया। आपको मैंने एक शब्दावली पढ़ाई थी रुधिर परिसंचरण वाले पाठ में, जिसको हमने बोला था हीमेटोलॉजी। हीमेटो का अर्थ होता है आरबीसी। ठीक है, लॉजी का अर्थ होता है स्टेडी। ठीक है, या इसको हमने यहां तो खोल दिया, जिसको नहीं तो डायरेक्ट ब्लड बोल सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर रुधिर का अध्ययन किया जाता है। स्टडी अबाउट ब्लड, दैट इज नोन एज हीमेटोलॉजी, एज लाइक दिस हीमेटोयूरिया। ठीक है, हीमेटो का अर्थ होता है यहाँ पे आरबीसी, और यूरिया का अर्थ होगा यहाँ पे मूत्र, यूरिन। जब मनुष्य के मूत्र के साथ आरबीसी का क्या हो, निष्कासन हो, या जब मनुष्य के मूत्र निष्कासन के दौरान मूत्र के साथ किसका निष्कासन हो, आरबीसी का निष्कासन हो, तो उसे क्या कहते हैं, हीमेटोयूरिया कहते हैं। हम कह सकते हैं जब मनुष्य के मूत्र उत्सर्जन के समय आरबीसी का निष्कासन हो तो उसे हीमेटोयूरिया कहते हैं, या मूत्र के साथ आरबीसी के निष्कासन या बाहर निकलने की क्रिया को या उत्सर्जन की क्रिया को हीमेटोयूरिया कहा जाता है। क्लियर बात। अगला आता है हीमोग्लोबिनोयूरिया। हीमोग्लोबिनो का अर्थ होता है हीमोग्लोबिन और यूरिया का अर्थ होता है मूत्र।
जब मनुष्य के मूत्र के साथ हीमोग्लोबिन का क्या हो, निष्कासन हो। ठीक है, जब मनुष्य के मूत्र में हीमोग्लोबिन की मात्रा का क्या हो, निष्कासन हो। मनुष्य के मूत्र में हीमोग्लोबिन की मात्रा का क्या हो, निष्कासन हो, या हीमोग्लोबिन मूत्र के साथ उत्सर्जित हो, तो उस रोग को हीमोग्लोबिनोयूरिया रोग कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है, हीमोग्लोबिनोयूरिया रोग के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगला हम जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट डिजीज है, और वो है पाईयूरिया। पाईयूरिया, पाईयूरिया, पाई का अर्थ होगा यहाँ पे मवाद की कोशिका, यूरिया का अर्थ होता है मूत्र। ठीक है, देखो वही हम बात कर रहे हैं। मूत्र में जब मवाद की कोशिकाओं, मूत्र में मवाद की कोशिकाओं के पाए जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाईयूरिया कहते हैं। मूत्र में मवाद की कोशिकाओं के पाए जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, पाईयूरिया कहते हैं। अर्थात मूत्र में मवाद की कोशिकाओं का पाया जाना ही क्या कहलाता है, पाईयूरिया कहलाता है। ठीक है, पाईयूरिया आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिजीज पर जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं पीलिया, जिसको जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जॉन्डिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। पीलिया रोग पर आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मूत्र में जब पित्त वर्णकों की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मूत्र में कौन से वर्णकों की, पित्त वर्णकों की। मूत्र में जब पित्त वर्णकों की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य के अंदर कौन सा रोग हो जाता है, मनुष्य के अंदर पीलिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मनुष्य के मूत्र में जब पित्त वर्णकों की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में पीलिया रोग हो जाता है। यह रोग जो होता है वो पित्त नलिका में, यह रोग कब होता है, कब दिखाई देता है, यह रोग हमें जब दिखाई देता है जब पित्त नलिका में क्या आ जाती है, रुकावट। ठीक है, पित्त नलिकाओं में जब रुकावट आ जाती है तो रुकावट होने पर, ठीक है, यह रोग के लक्षण क्या है, दिखाई देने लग जाते हैं, और मूत्र में पित्त वर्णकों की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ये हो गया हमारा जॉन्डिस रोग या पीलिया रोग के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज पर हम बात कर रहे हैं एलकेप्टोन्यूरिया। एलकेप्टोन्यूरिया रोग, ठीक है, या इसका एक नाम और बता दें हम, कृष्ण मूत्र रोग भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। कृष्ण मूत्र रोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी इसे क्या है, जाना जाता है। देखो मैं बात करता हूं पहले एलकेप्टोन्यूरिया। न्यूरिया का अर्थ हो गया मूत्र, और एलकेप्टोन का अर्थ होता है, एलकेप्टो का अर्थ होता है एलकेप्टो। ठीक है, अर्थात जब मनुष्य के मूत्र में, ठीक है, मनुष्य के मूत्र में एलकेप्टोन, या एलकेप्टोन नहीं बोले तो इसको हम बोल सकते हैं होमोजेंटिसिक। होमोजेंटिसिक, ठीक है, जब मनुष्य के मूत्र में एलकेप्टोन या होमोजेंटिसिक अम्ल अगर पाए जाए, यदि मनुष्य के मूत्र में एलकेप्टोन या होमोजेंटोसिक अम्ल अगर पाए जाए तो मनुष्य में एलकेप्टोनोयूरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। जब मनुष्य में एलकेप्टोन वायु के संपर्क में आता है, जब मनुष्य में एलकेप्टोन वायु के संपर्क में आता है तो जो मूत्र होता है वो काले रंग का दिखाई देता है। मूत्र कैसा दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है, जिसे कृष्ण मूत्र रोग कहा जाता है, जिसे ब्लैक यूरिन डिजीज कहा जाता है। ठीक है, कृष्ण मूत्र रोग क्या है, तो हमने बताया कि जब मनुष्य के मूत्र में एलकेप्टोन या हीमोजेंटिसिक अम्ल पाया जाए, ठीक है, जब मनुष्य के मूत्र में एलकेप्टोन या हीमोजेंटिसिक अम्ल पाया जाए तो मनुष्य में एलकेप्टोनोयूरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। और जब एलकेप्टोन वायु के संपर्क में आए,
तो मूत्र का रंग काला दिखाई देने लगता है या मूत्र का रंग काला दिखाई देता है, जिस रोग को कृष्ण मूत्र रोग कहा जाता है या उसे ब्लैक यूरिन डिजीज कहा जाता है। देखिए, इसी के साथ हमारी सारी जितने भी उत्सर्जन से संबंधित रोग थे उन पर हमने आपसे चर्चा कर लिया। एक बार हम केवल जस्ट विद इन 2 मिनट्स इनको एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं जो आज के वीडियो में हमने आपको बताया। फर्स्ट डिजीज डायबिटीज इंसिपिडस। जब मनुष्य के अंदर एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो दुरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिकाओं में जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिससे मूत्र का आयतन बढ़ जाता है और मनुष्य बार बार मूत्र त्यागने के लिए जाता है। नंबर 2, प्रोटोन्यूरिया रोग। जब मनुष्य के मूत्र में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक हो तो उसे प्रोटोन्यूरिया रोग कहते हैं। एल्ब्यूमिन यूरिया। जब मनुष्य के मूत्र में एल्ब्यूमिन की मात्रा क्या है, सामान्य से अधिक हो तो उसे एल्ब्यूमिन यूरिया रोग के नाम से जाना जाता है। कीटोन्यूरिया रोग। जब मनुष्य के मूत्र में कीटोन जैसे एसिटिक अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो तो उसे कीटोन्यूरिया रोग कहा जाता है। हेमेटोयूरिया रोग। जब मनुष्य के मूत्र में लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा क्या होती है, अधिक हो तो उसे हेमेटोयूरिया कहा जाता है। या मनुष्य के मूत्र में आरबीसी का निष्कासन हो तो उसे हेमेटोयूरिया रोग कहा जाता है। हीमोग्लोबिनोयूरिया। जब मनुष्य के मूत्र में हीमोग्लोबिन का निष्कासन हो उसे हीमोग्लोबिनोयूरिया रोग कहा जाता है। पाईयूरिया रोग। जब मनुष्य के मूत्र में मवाद कोशिकाएं पाई जाए तो इस प्रकार के रोग को मवाद कोशिकाएं पाई जाए तो उसे पाईयूरिया डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट रोग, पीलिया रोग। जब मनुष्य के मूत्र में पित्त वर्णकों की मात्रा कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, यह रोग जो होता है वो पित्त नलिका में रुकावट के समय क्या है, दिखाई देता है। ठीक है, सबसे अंतिम 18वां जो रोग है एलकेप्टोनूरिया। जब मनुष्य के मूत्र में एलकेप्टोन या ये होमोजेंटिसिक अम्ल अगर पाया जाए, ठीक है, तो मनुष्य के अंदर एलकेप्टोनूरिया रोग हो जाता है। और जब एलकेप्टोन वायु के संपर्क में आता है तो मनुष्य का मूत्र काले रंग का क्या है, दिखाई देता है, जिस रोग को कृष्ण मूत्र रोग या ब्लैक यूरिन डिजीज कहा जाता है। इसी के साथ यूरिन डिसऑर्डर समाप्त हुए। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है और जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर खास तौर से हमारे हेल्थ के अंदर जिसका सर्वाधिक अहम रोल होता है वो है हीमोडायलिसिस, रुधिर अपोहन। और आपको हम बता दें रुधिर अपोहन की आवश्यकता कब पड़ती है उस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, रुधिर अपोहन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीमोडायलिसिस। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रुधिर अपोहन क्या है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीमोडायलिसिस। ठीक है, हम सबसे पहले आपको बताएंगे मीनिंग ऑफ हीमोडायलिसिस एंड सेकंड वन जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रोसीजर ऑफ हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया क्या। आपको बता दें मनुष्य के शरीर के अंदर क्या है, वृक्क पाएगा और वृक्क जो होता है मैंने आपको बताया मनुष्य के शरीर के अंदर ये महत्वपूर्ण क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है। क्या होता है, महत्वपूर्ण क्या होता है, ये उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है भैया, हाँ जी, ये क्या है, महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है वृक्क जिनको कहते हैं। ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग होता है मानव के शरीर का। और यदि ये किडनी या वृक्क काम करना बंद कर दें, ये किडनी या जिन्हें हम वृक्क बोलते हैं ये काम करना क्या कर दें, बंद कर दें। मनुष्य में जब ये किडनी काम करना बंद कर देगी
तो मनुष्य के रुधिर में यूरिया की मात्रा, मनुष्य के रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी भैया? यूरिया और नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रुधिर में यूरिया की और नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यूरिया की मात्रा बढ़ती है तो उस रोग को हमने आपको बताया भी था कल वीडियो में, जिसे यूरेमिया डिजीज के नाम से जाना जाता है। जिस रोग को कौन सी बीमारी के नाम से जाना जाता है? यूरेमिया, जिसे यूरेमिया रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेमिया रोग कहते हैं। अब मनुष्य के शरीर के अंदर किडनी काम कर नहीं रही है, किडनी तो काम कर नहीं रहे, वृक्क तो काम कर नहीं रहे, और अब उसके रक्त के अंदर यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ, अन्य जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनकी मात्रा क्या है? शरीर में बढ़ गई है। और जब हम नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के अंदर अधिक समय तक रखते हैं तो वो मानव के लिए कैसे होते हैं? विषैले होते हैं, हानिकारक होते हैं। उनको हम अपने शरीर के अंदर ज्यादा समय तक नहीं रख पाते, इसलिए उन्हें हम क्या करते हैं? उन नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को, उस यूरिया को, यूरिक अम्ल को, ठीक है, एमिनो अम्लों को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? भाई किडनी तो काम नहीं कर रही है, अब ऐसी स्थिति में उनके अंदर यूरिया और अन्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करना है? बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हमें कृत्रिम वृक्कीय युक्ति का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और उस कृत्रिम वृक्कीय युक्ति का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? रुधिर अपोहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुधिर अपोहन कहा जाता है। रुधिर अपोहन की देखो एक डिटेल परिभाषा बताऊंगा, एक मैं शॉर्ट परिभाषा बताऊंगा कि जब मनुष्य के वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो मनुष्य के रक्त में यूरिया और अन्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिया व अन्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कृत्रिम वृक्कीय युक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? रुधिर अपोहन, या उसे हीमोडायलिसिस कहा जाता है। ये परिभाषा एक बहुत ही बड़ी परिभाषा हुई है। इस परिभाषा को हम बहुत ही सटीक परिभाषा अगर बोलना चाहें, ठीक है, मॉडिफाइड करके, इस परिभाषा को हम कैसे बोल सकते हैं? मानव के शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को, मानव के शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम वृक्कों की सहायता से बाहर निकालने की क्रिया को या प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? रुधिर अपोहन कहते हैं। मानव के शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, कौन से अपशिष्ट पदार्थ? नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम वृक्कों की सहायता से मानव के शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? रुधिर अपोहन कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीमोडायलिसिस? रिमूविंग द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बाय द accessory artificial kidney. That procedure is called hemodialysis. I think all of you understand. मानव में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम वृक्कों की सहायता से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? रुधिर अपोहन कहा जाता है। ठीक है, देखिए रुधिर अपोहन के बाद जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रुधिर अपोहन की क्रिया या रुधिर अपोहन की प्रक्रिया। देखिए रुधिर अपोहन की प्रक्रिया पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए रुधिर अपोहन की प्रक्रिया, रुधिर अपोहन की प्रक्रिया। प्रोसीजर ऑफ हीमोडायलिसिस। देखिए हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर ऑफ हीमोडायलिसिस का। ठीक है, हीमोडायलिसिस क्या है? ठीक है, देखिए सर्वप्रथम हीमोडायलिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम जो भी रोगी मनुष्य होगा, ठीक है, उस रोगी मनुष्य की मुख्य धमनी होगी, उस रोगी मनुष्य की मुख्य धमनी से
रोगी जो मनुष्य होगा उस रोगी मनुष्य की मुख्य धमनी होगी। कौन सी धमनी होगी? मुख्य धमनी होगी। उस रोगी मनुष्य की मुख्य धमनी से रुधिर को क्या किया जाता है? बाहर निकाल लिया जाता है। रुधिर को क्या कर लिया जाता है? बाहर निकाल लिया जाता है। सर्वप्रथम क्या किया जाएगा? रोगी व्यक्ति की जो मुख्य धमनी होगी उस मुख्य धमनी से रक्त को क्या किया जाएगा? बाहर निकाल लिया जाएगा। रक्त को बाहर निकालने के पश्चात रक्त का तापक्रम अधिक होता है, इसलिए उस रक्त के तापक्रम को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। यानी कि रक्त को तापक्रम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? इस रक्त को क्या किया जाएगा? ठंडा किया जाता है। रक्त को क्या किया जाएगा? ठंडा किया जाएगा। और रक्त को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर लेते हैं? ठंडा कर लेते हैं। रक्त को कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर लेते हैं? ठंडा कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? फिर रक्त को हमने ठंडा कर लिया भैया, ये रक्त है और इस रक्त को हमने क्या कर लिया है? ठंडा कर लिया। ठीक है। रक्त को ठंडा करने के पश्चात हम इस रक्त के अंदर क्या मिलाते हैं? एक प्रतिस्कंदक पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इसके अंदर मिलाते हैं। ठीक है। प्रतिस्कंदक पदार्थ मिलाते हैं। इस रुधिर में क्या मिलाते हैं? प्रतिस्कंदक पदार्थ हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। और प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में हम किसको मिलाते हैं? हिपेरिन को इसके अंदर क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में किसको मिलाया जाता है? हिपेरिन को मिला दिया जाता है। अर्थात ठंडे रुधिर के अंदर हम क्या करते हैं? प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में हिपेरिन को क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। तत्पश्चात हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना कि ये क्या है? प्रतिस्कंदित युक्त क्या हो गया? रुधिर हो गया। और इस प्रतिस्कंदित युक्त रुधिर को सेलफोन की झिल्लियां होती हैं। कौन सी झिल्लियां होती हैं? इस तरीके से सेलफोन की क्या होती है? झिल्ली होती है। ये होती है सेलफोन की झिल्ली। सेलफोन की झिल्ली होती है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रतिस्कंदित जो रुधिर होगा इस प्रतिस्कंदित रुधिर को, ठीक है, सेलफोन की ये झिल्ली होती है, इसमें से होकर के क्या है? गुजारा जाता है। सेलफोन की झिल्ली में से होकर क्या किया जाता है? इनको गुजारा जाता है। देखिए सेलफोन की जो झिल्ली होती है वो बहुत सी नलिकाएं होती हैं इनके अंदर। सेलफोन की झिल्ली के अंदर क्या होती है? सेलफोन झिल्ली जो होती है उसके अंदर बहुत सी नलिकाएं होती हैं और ये क्या है? एक कृत्रिम वृक्क के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है। तो ये कृत्रिम वृक्क के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। क्या करती है? कृत्रिम वृक्क के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेलफोन की झिल्ली द्वारा बहुत सी नलिकाएं, सेलफोन की झिल्ली द्वारा बहुत सी नलिकाएं कृत्रिम वृक्क में हिपेरिन युक्त रुधिर को क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। कौन से रुधिर को डाल दिया जाता है? हिपेरिन युक्त रुधिर को इसमें क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। हिपेरिन युक्त रुधिर को डालने के पश्चात, ठीक है, ये सेलफोन की जो झिल्ली होती है ये क्या काम करती है? सेलफोन की झिल्ली क्या काम करती है कि उस रुधिर में उपस्थित प्रोटीन के जो बड़े अणु होंगे, जो इसमें हमने कृत्रिम वृक्कों में जो रुधिर डाला है, कौन सा? हिपेरिन युक्त रुधिर, ठीक है, प्रतिस्कंदित रुधिर जो डाला है, उस रुधिर में उपस्थित क्या होगा? प्रोटीन के जो बड़े अणु होंगे। उन बड़े अणुओं के लिए तो प्लाज्मा, जो सेलफोन की झिल्ली होती है वो कैसी होती है? अपारगम होती है। ठीक है। सेलफोन की जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए कैसी होती है? अपारगम होती है। तो प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए तो क्या होती है? प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल के लिए तो कैसी होती है? ये मॉलिक्यूल के लिए कैसी होती है? अपारगम होती है। अपारगम होती है। परंतु आपको बता दूं, यूरिया है, ठीक है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड है, क्रेटेनिन है तथा जो अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे खनिज आयन होते हैं, उन खनिज आयनों के प्रति कैसे होते हैं? ये पारगम होते हैं। कौन पारगम होते हैं? ये सेलफोन की झिल्लियां। सेलफोन की झिल्ली जो होती है प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए पारगम होती है,
परंतु यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन के लिए कैसी होती है? पारगम होती है। ठीक है। सेलफोन की झिल्लियां होती हैं, इनके मध्य में क्या भरा होता है? ये झिल्लियां होती हैं, इनके मध्य में क्या होता है? एक द्रव भरा होता है और इसी द्रव को क्या कहा जाता है? अपोहनी द्रव के नाम से इसे जाना जाता है, या इसे डायलिसिस फ्लड के नाम से, डायलिसिस फ्लड के नाम से भी इसे क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इस द्रव को डायलिसिस फ्लड के नाम से क्या है? जाना जाता है, अपोहनी द्रव कहा जाता है। ये कृत्रिम रक्त में क्या है? नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ, इसमें क्या है? इस कृत्रिम रक्तों में क्या होता है? नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों युक्त रुधिर भरा होता है। उस रुधिर को क्या करती है? ये क्या है? रुधिर को, जो शुद्ध रुधिर होता है उसको तो क्या कर लेती है? अलग कर देती है। उस रुधिर को क्या करती है? अलग करती है और उसे अपोहनी द्रव में, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अपोहनी द्रव में क्या कर देती है? डाल देती है। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, उनके अणुओं का ह्रास नहीं होता है। प्लाज्मा प्रोटीन के अणुओं का बिल्कुल भी यहां पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ठीक है। अब क्या है? उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी रहित पदार्थ, यानी कि जो उत्सर्जन, जो यहां से जो रुधिर शुद्ध हो गया है कृत्रिम रक्तों के द्वारा, ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थ तो रहित जो रुधिर होता है उसको फिर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। उस रुधिर को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है और गर्म करने के पश्चात उस रुधिर के अंदर स्कंदक पदार्थ मिलाया जाता है। स्कंदक पदार्थ के रूप में हम एंटी हिपेरिन का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करने के पश्चात प्रतिस्कंदक पदार्थ उसके अंदर क्या है? उस रुधिर में मिलाया जाता है। उस रुधिर में क्या मिलाया जाता है? प्रतिस्कंदक पदार्थ क्या है? मिलाया जाता है। और प्रतिस्कंदक पदार्थों को मिलाने के पश्चात, ठीक है, हम उस रुधिर को उस मनुष्य की शिराओं के अंदर, मनुष्य की जो शिराएं होती हैं उनमें उसको क्या कर दिया जाता है? प्रवेश करा दिया जाता है। मनुष्य की शिराओं में क्या करा दिया जाता है? प्रवेश कराया जाता है। और इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में रक्त अपोहन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। या मनुष्य में रक्त अपोहन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण। एक बार फिर हम दोबारा से आपसे रक्त अपोहन की क्रिया पर बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि रक्त अपोहन की क्रिया में सर्वप्रथम किसी भी रोगी, जो भी रोगी है, ठीक है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो उस रोगी का क्या है? मुख्य धमनियां होंगी। उस रोगी की मुख्य धमनियों से रुधिर को क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा। निकालने के पश्चात उसके रुधिर को क्या किया जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाएगा। उस रुधिर को ठंडा करने के पश्चात उसमें प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में हिपेरिन को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? हिपेरिन को प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है। तत्पश्चात ये प्रतिस्कंदन युक्त जो रुधिर होता है, इस रुधिर को सेलफोन की ये झिल्लियां होती हैं। कौन सी झिल्लियां होती हैं? इसको सेलफोन की झिल्ली में से होकर के क्या है? गुजारा जाता है। सेलफोन की झिल्ली द्वारा, ध्यान से सुनना है, सेलफोन की जो झिल्ली होती है उस झिल्ली के द्वारा, ठीक है, बहुत सी नलिकाएं कृत्रिम रक्त के रूप में, बहुत सी नलिकाएं होती हैं और वो बहुत सी नलिकाएं कृत्रिम रक्त के रूप में क्या है? हिपेरिन युक्त रुधिर में क्या है? उसको डाल दिया जाता है। ये नलिका नुमा जो संरचनाएं होते हैं या एक कृत्रिम रक्त होते हैं, इन कृत्रिम रक्तों के अंदर क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा हुआ होता है। ठीक है। आपको मैंने बताया इस द्रव को कौन सा द्रव कहा जाता है? अपोहनी द्रव के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया सेलफोन की जो झिल्ली होती है उसमें प्रोटीन के जो बड़े अणु होते हैं, वो सेलफोन की झिल्ली प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए तो अपारगम होती है, परंतु यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और खनिज पदार्थों के लिए सेलफोन की झिल्ली कैसी होती है? पारगम होती है। ठीक है। सेलफोन की झिल्लियों के मध्य में द्रव भरा होता है, जिसे कौन सा द्रव कहा जाता है? अपोहनी द्रव के नाम से जाना जाता है। इन नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों युक्त रुधिर को क्या किया जाता है? नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। उस रुधिर को तो अलग कर लिया जाता है और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको इस अपोहनी द्रव, जो किस में भरा होता है? कृत्रिम रक्तों में भरा होता है, उसमें क्या कर दिया जाता है? इसको डाल दिया जाता है। ठीक है। कृत्रिम रक्तों से जो हमने रुधिर क्या किया है? शुद्ध किया है, ठीक है,
उस शुद्ध रुधिर को क्या किया जाता है, उस रुधिर को गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात उस रुधिर में क्या मिलाया जाता है, प्रतिस्कंदक पदार्थ। प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में एंटीहिपेरिन क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। एंटीहिपेरिन मिलाया जाता है और एंटीहिपेरिन मिलाने के पश्चात जो रोगी मनुष्य होता है, उस रोगी मनुष्य की स्राव में उस रुधिर को क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। यानी कि जब हमने रुधिर लिया था रोगी व्यक्ति के, तो वो किस में से लिया था, मुख्य धमनियों में से। पर जब हम रुधिर उसको दे रहे हैं, वो किस में दे रहे हैं, मनुष्य की स्रावों के माध्यम से उस रुधिर को उसके शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, ठीक है, आधान करा रहे हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से मनुष्य के शरीर में रक्त अपवहन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द हेमोडायलिसिस ऑफ हेमोडायलिसिस, ठीक है, या प्रोसीजर ऑफ हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए अब इस चैप्टर के अंदर केवल 2 बिंदु शेष बचे हैं। एक हम सबसे पहले कल के वीडियो में आपको बताएंगे, वो हम आपको बता दें, वृक्क का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, हाउ टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, किडनी का प्रत्यारोपण कैसे किया जाता है। और सबसे अंतिम बिंदु है और वो है मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, फॉर्मेशन या मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हाउ टू फॉर्म द यूरिन, ठीक है। तो मूत्र निर्माण की क्रिया विधि पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये 2 more टॉपिक्स रिमेनिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये 2 टॉपिक ही क्या है, शेष बचे हैं, ठीक है। 2 या 3 क्लासेस के अंदर ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी हैप्पी एंड बी सेफ एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।